आप सामने बैठे हो और क़तरे से दरिया बनने की बात हो तो सबसे पहले कुछ इनायत अगर हो जाए तो सिलसिला आगे चले। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। क्या कहने, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। ठीक है, मैं किसी को कल बता रहा था कि वो मीर का शेर, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आवे अबे ओ चाक गिरे बाँ वाले। ये शेर है, ये शायरी है, इसको पकड़िए। मैंने जितने नाम लिए और मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि उसमें मेहंदी हसन साहब जी, जिनको कोई जोड़ ही नहीं माना जाता, लेकिन उनके वक्त में जगजीत सिंह थे। जगजीत सिंह में एक अलग बात थी, उनकी आवाज़ में एक बड़ा खुशनुमा सा खुरदरापन था। कैसी बात बताने जा रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता, वो रूह अफ़ज़ा के बहुत शौकीन थे। अब दूसरा मिसरा सुनिएगा, आपको लगेगा कि शायरी तो यहाँ है। गालिब ने कहा कि ये ख्याल ऊपर से आते हैं जहन में शायर के, गालिब सरीरे खामा नवाए सरोश है। जब निशान यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है, ये कौन जानता है, कौन किस जगह होगा। जिंदगी में हर किसी का अपना अपना आसमां, बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे, ये फासले हमसे तय न हुए, हजार बार रुके हम, हजार बार चले, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। चांद भी देखा, फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा। मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, ज़मीं पे चलता हुआ माहताब देखा है। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम आप सभी का हमारी ख़ास पेशकश अपने अपने जगजीत में। अपने अपने जगजीत जब हम कहते हैं तो उनके छोटे भाई करतार सिंह जी हमारे साथ हैं। करतार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। और हम साथ ही स्वागत कर रहे हैं अपने अपने जगजीत, ये उन्हीं का हारमोनियम। इस हारमोनियम के हिस्से में भी जगजीत जी का कुछ ना कुछ अंश आया और 62 से, जैसा कि करतार जी ने मुझे बताया, यह हारमोनियम जगजीत जी के पास था। इस हारमोनियम ने भी अपने हिस्से के जगजीत जी के साथ वक्त गुजारा है। हमारी खुशनसीबी है कि आज एक ऐसे शायर हमारे बीच हैं जिनका तारुफ मैं क्या करवाऊंगी आपसे। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा है कि यूं तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे सब, यूं तो होते हैं दरिया में कतरे ही कतरे सब,
कतरा वही है जिसमें के दरिया दिखाई दे। तो आज जिनसे हम मुलाकात करने जा रहे हैं और जिनके साथ मिलकर जगजीत जी के बारे में आज बहुत सी बातें होने जा रही हैं, वो हैं मशहूर मारूफ शायर मंगल नसीम जी, जिनकी एक लाइन एक मिसरे से मैं शुरुआत करूंगी। ये गुस्ताखी मैं कर सकती हूँ क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मंगल नसीम जी से। मंगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो आप सामने बैठे हो और क़तरे से दरिया बनने की बात हो, तो सबसे पहले कुछ इनायत अगर हो जाए तो सिलसिला आगे चले। अपना शेर कहूँ या जी अपनी पसंद का कहूँ? जैसा आप ठीक समझें। पिछले दिनों मेरे 2 शेर बहुत चर्चा में रहे। मुझे बताया गया कि करोड़ों में उनको पसंद करने वाले हो गए। मैं उन्हीं का एक मतलब उन 2 शेरों में से कहता हूँ कि नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। क्या कहने? बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। हो गया, और कुछ कहना है? बिल्कुल, सब आप ही ने कहना है। लेकिन दोस्तों, हम जब जगजीत जी की बात करते हैं और अपने अपने जगजीत कहते हैं, तो हम सब ये बात मानते हैं कि 50-60 वर्षों की जब बात होती है, तो इतने सालों में जो उर्दू अदब के ताल्लुक़ से गज़लों और नज़मों के लिहाज से जब बात होती है, तो जो सिलसिला रहा, कहीं ना कहीं हमें श्रेय देना होगा जगजीत जी को। उन्होंने 40-50 वर्षों तक ख़ुद इस सिलसिले को बढ़ाए रखा और उसके बाद 15 साल उनको गए हुए हो गए। और आज भी जब भी गज़ल गायकी की बात होती है, तो सबसे पहला नाम और सबसे आखिरी नाम जगजीत जी का होता है। हम कह सकते हैं मंगल नसीम जी भी वही काम कर रहे हैं। तो आपसे अगर हम ये कहें कि गज़लों आज के दौर में ख़ास तौर से जब बात होती है उर्दू अदब की या गज़लों की, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, वक्त है, वक्त बदलता है अपने आप को, और ये नेचर का एक नेचर है कि वो हमेशा तब्दीली करता है। जो हिंदी में कहते हैं, बड़ा मशहूर मकूला है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो गज़ल में भी बदलाव आया है, पहले वक्तों की गज़ल में और आज की गज़ल में। मेन बदलाव जो है मेरी नज़र में वो ये है कि पहले वक्तों की गज़ल में गज़लियत होती थी। गज़लियत से मानी उसके जो अशार थे, जो शेर होते थे, वो प्रेम मोहब्बत की प्रधानता उनमें होती थी। गज़ल का अर्थ ही ये है, लुगती मानी जो है, जो डिक्शनरी है, गज़ल का मतलब है औरत से बातचीत करना। अब गज़ल में जो बदलाव आया वो ये बदलाव आया कि आज के दौर में वो चीज़ नाकाफ़ी हो गई कि यार ये क्या औरत के बस तेरी पाजेब और तेरी झनकार और ये। तो अब समाजी मुद्दे उठने लगे। आज का जो शायर है वो माँ बेटे के रिश्तों को उकेरता है ना। जैसे इस फ़कीर का ही एक शेर है, वो बड़ा पसंद किया गया कि पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो अब इस तरह के अशार आने लगे आज की शायरी में। तो जैसे अभी खलील धनतेजवी साहब का भी जिक्र हो रहा था, तो उनका एक ये शेर है कि अपने खेतों से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नज़र आता हूँ। अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ। क्या बात है। सवाल ये है कि ये मफहूम खेत, राशन, ये आज से 20-25 साल या 40 साल पहले की गज़ल में नहीं मफहूम आते थे। लेकिन आज का शायर बेदार है, जागा हुआ है, नई नस्ल है, अपनी नई नज़रों से दुनिया को देख रही है, तो वैसे ही मफहूम आ रहे हैं, वैसे ही कंटेंट्स आ रहे हैं। हालांकि मैं एक बात ज़रूर इस बातचीत में कहना चाहूँगा कि जो लुगती मानी है, डिक्शनरी मानी है कि औरत से बातचीत करना, गज़ल, इसको भी मेरी नज़र में बहुत हल्के तौर पे ले लिया गया। इस बात के मतलब को, औरत से बातचीत करने का मतलब, शायरों ने उसकी जुल्फ़ों की तारीफ़ शुरू कर दी, आँखों की तारीफ़, होठों की तारीफ़ करनी शुरू कर दी, है ना, उसके पाजेब की, उसके। एक्चुअली ये मतलब नहीं है। औरत से बातचीत करना क्या है
आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं बताऊं कि औरत से बातचीत करना किसको कहते हैं, वो क्या बात है। देखिए, आप दुनिया के सबसे शरारती लड़के को, बदतमीज लड़के को, जो हर तीसरी बात में गाली देता है, ऐसे लड़के को किसी लड़की के सामने बिठा दीजिए, अगर वो 2 घंटे भी बैठेगा तो मेरा दावा है कि उसके मुंह से एक गाली नहीं निकलेगी। वो कोई हल्की बात नहीं कहेगा, वो अपने बेस्ट फॉर्म में होगा उस लड़की के सामने, वो उस लड़की की नज़र से नहीं गिरना चाहेगा। यही गज़ल है। गज़ल में भी शायर तमाम चीज़ों का ये रखता है ख्याल कि उसका शेर कहीं से उतर ना जाए, कहीं से बिगड़ ना जाए। लेकिन मंगल नसीम जी, अब ये बात चली है तो आपने जुल्फ़ का जिक्र किया और गज़ल के लुग़ती मानी की बात आई, तो सबसे पहले आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। तो फिर वो जुल्फ़ वाली बात आ गई और फिर वही की ज़िंदगी के माने वहीं तक हैं जहाँ तक तुम्हारी जुल्फ़ का साया। अब आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो मैं शेर कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गालिब नहीं कह रहा है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ये शेर नहीं कह रहा है जो दुनिया समझ रही है। वो कहता है कि गैब से यानी ऊपर से ये मज़ामी मेरे जहन पे उतरते हैं, मेरे ख़याल में आते हैं। अब दूसरा मिसरा सुनिएगा, आपको लगेगा कि शायरी तो यहाँ है। गालिब ने कहा कि ये ख़याल ऊपर से आते हैं जहन में शायर के, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। यानी कि सरीर खामा माने कलम की नोक, निब की नोक, सरीर खामा, नवाए सरोश है, फरिश्तों की आवाज़ है। क्या बात। गालिब कहते हैं कि कागज़ पर कलम की जो नोक है उसकी जो सरसराहट है, आप कुछ लिखेंगे कागज़ पे, लिख के देख लीजिए तो एक आवाज़ बहुत धीमी सी सर सर आएगी, वो जो रगड़ खाएगी निब पेन से, तो वो जो निब रगड़ वो जो आवाज़ है, वो जो सरसराहट है कलम की नोक की, वो दरअसल फरिश्तों की बुदबुदाहट है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मैं यहाँ अर्ज़ करूँ करतार जी, मंगल नसीम जी जो बात कह रहे हैं, जगजीत सिंह जी ने मिर्ज़ा गालिब में इसी बात को इतने सिंपल तरीके से कहा है कि हर ख़ास व आम ने उसको इतना पसंद किया। ये शेर उनकी गायकी में है मिर्ज़ा गालिब के एल्बम में, और कितनी खूबसूरती से आया है। देखिए कि हमें माने ना भी मालूम हो तो हम जुड़ जाते हैं। ये जगजीत जी का कंट्रीब्यूशन है जब हम बात करते हैं गज़लों की और नज़मों की और उर्दू अदब की। तो मंगल नसीम जी, अब ये जो बात का सिलसिला चला है, तो हम जगजीत सिंह जी की बात करें तो वाकई खुशी भी होती है और कहीं अफसोस भी होता है कि आपने कहा कि इधर के वर्षों में जो शायर हैं, जो अदीब हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दे जो हैं उनके आसपास जो हो रहा है उसको वो उठाने की कोशिश करते हैं। साहिर लुधियानवी की हम बात करें, कैफ़ी आज़मी की बात करें, तो ये सिलसिला वहाँ भी हमने देखा कि इधर के कुछ वर्षों में 50-60 दशकों में वर्षों में हमने महसूस किया। लेकिन जगजीत जी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये मानना होगा कि उन्होंने आम आदमी को गज़लों से जोड़ा। जो पहले दरबारों, बैठकों, महफिलों की बात होती थी, यहाँ भी हम एक बैठक की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट पर से नहीं है, इट्स जस्ट अ बैठक, एक तरह की कोशिश हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पिछली बार भी हमने यही कोशिश की है। तो मंगल नसीम जी, यहाँ मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए समझना चाहूँ आपसे, अगर वो एक कोशिश उन्होंने की कि आम आदमी को भी ख़ास महसूस कराया कि तुम भी न सिर्फ गज़ल सुन सकते हो बल्कि उससे खुश हो सकते हो, महसूस कर सकते हो, जुड़ सकते हो। जी। और वो जो सिलसिला चला लेट 60s में जी, वो आज तक जारी है। हाँ, बिल्कुल। हमने 2 एपिसोड अभी तक किए हैं, मैं आपको भी बताऊं और हमारे दर्शक जानते हैं। उन 2 में हमें जिस तरह का रिस्पांस मिला, मैं समझती हूँ कि हमारी उम्मीद से दोस्तों बहुत शुक्रिया आप सभी का। मतलब तवक्को क्या होती होगी, हम सोच नहीं सकते जितना रिस्पांस, और सिर्फ इंडिया या भारत के भीतर से ही नहीं, मतलब पूरी दुनिया से हमें जो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें स्वीकारना होगा मंगल नसीम जी कि आज भी, और आपके तो खुद अशार जो है पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। 82 करोड़ कितना हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, 82 करोड़ लोगों ने दोस्तों मंगल नसीम जी के शेरों को, अशार को और गज़लों को पसंद किया है। तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो हम ये कहें कि श्रेय जगजीत जी को जाता है जी, लेकिन आज एक खला है जी। आप खुद इतनी खूबसूरत गज़ल कहते हैं, कलम के धनी हैं, आपको लगता है कि उनकी कमी जो है
आज के वक्त में और आने वाले वक्त के लिए एक उम्मीद आदमी बांधता है, कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, उम्मीदें भी अलग अलग होती हैं। एक शायर से ज़माने को उम्मीद होती है, वो अलग होती है। एक सिंगर से उम्मीद होती है, वो एक अलग होती है। जहाँ तक जगजीत जी का बात है, उनसे मेरे दो रिश्ते हैं। एक तो ये कि वो जिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वो पढ़े थे वहीं मैं भी पढ़ा हूँ। क्या बात है जी। दूसरी बात ये है कि जगजीत सिंह जी के अगर बारीक नज़र से देखा जाए तो मैं इस बात का कायल हूँ कि उनके जो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स हैं, चाहे वो चंदन दास हुए, चाहे वो गुलाम अली साहब हुए, चाहे वो मेहंदी हसन साहब हुए, चाहे वो इधर राजकुमार रिजवी साहब हुए, सब लोग अच्छे सिंगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जगजीत सिंह सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुए, ये देखना चाहिए। एज सिंगर मैंने जितने नाम लिए, और मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ कि उसमें मेहंदी हसन साहब जी, जिनको कोई जोड़ ही नहीं माना जाता, लेकिन उनके वक्त में जगजीत सिंह थे। जगजीत सिंह जी ने सारा अपना परफॉर्म उनके वक्त में किया, गुलाम अली साहब के वक्त में किया। लेकिन जगजीत सिंह में एक अलग बात थी, एज सिंगर, सिर्फ एज सिंगर, उनकी आवाज़ में एक बड़ा खुशनुमा सा खुरदरापन था। अगर आप उनकी आवाज़ ध्यान से सुने आप उनकी गज़ल को, तो एक अजीब खुरदरापन था, वो इनमें से किसी भी सिंगर की गज़ल में नहीं था। उन्होंने गायन, गज़ल गायन के हिसाब से ऐसी गज़लों को चुना जी कि जिन्होंने ज़माने पे फ़र्क डाला। ये लगा कि यार ये तो अजीब अलग सी बात है कुछ, और कह भी अलग से ही कहा भी जा रहा बात को। तो जगजीत सिंह जी का निश्चित रूप से गज़ल के उसमें बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है उनका। हम लोग खुश नसीब हैं कि आज उनके भाई हैं छोटे करतार जी, उनके पास सामने बैठे हैं, रूबरू हैं उनसे, उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ये मैं दावे से कहूँगा कि गज़ल सिंगर्स आते रहेंगे, ज़माना गुज़रता रहेगा, लेकिन जगजीत सिंह रहेंगे। बिल्कुल मैं जी, जोड़ूं यहाँ पे? प्लीज़। मैं बल्कि जी मैं उनकी वो गज़लें कैसे सिलेक्ट करते थे मैं वो आपको बताता हूँ। जी ये मैंने देखी है अपने आंखों से ये बातें, कि शायर लोग आते थे घर में, अपनी किताबें, अपनी हाथ से लिखी हुई फाइल्स वगैरह, गज़लें सब छोड़ जाते थे। हाँ जी। तो उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उनका कहना ये था कि यार मुझे रूटीन वाली गज़लें नहीं चाहिए जी, जो रेगुलर होती हैं। तुम शराब पे लिख के ले आओगे, शबाब पे लिख, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो मेरे पास मत आना। अगर आपके पास इनसे हटके कुछ है तो वो लाइए। जी तो ढेर लग जाता था, जी जी लोग छोड़ के जाते थे। अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो सारी गज़लें खुद पढ़ें। जी तो कई बार मुझे कहते थे जी यार तू इनसे देख, तेरे तुझे कुछ अच्छा लगा तो मुझे बता। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता था, मैं उनको कुछ बताऊं। तपस्या, ये जो इस वक्त बातें हो रही हैं, इन बातों की कोई कीमत नहीं लगा सकता है। जो मैंने कहा उनकी आवाज़ के अंदर जो एक अजीब सा खुरदरापन, जो करतार साहब बता रहे हैं कि वो किस तरह सिलेक्शन करते थे गज़ल्स का, ये चीज़ें इतनी कीमती हैं कि ये ज़माने के सामने आज भी नहीं है। आपके इससे प्रोग्राम से आ रही है सामने। मैं यहाँ अर्ज़ करूँ आपकी बात के साथ थोड़ा सा जोड़ूँ। मुझे मंगल सिंह जी ने जिक्र किया, आपने इतनी खूबसूरत बात देखी ना करतार जी। पहले मिर्ज़ा गालिब का जिक्र आया तो वो खुरदरेपन की बात वहाँ कलम के वसीले से आई, जगजीत जी की आवाज़ में फिर तो देखिए, हम जो मिर्ज़ा गालिब की बात करते हैं तो जगजीत जी कैसे फरिश्तों की जब बात हो रही है और ऊपर से आमद होती है, तो क्या खूबसूरत अपने आप में एक मेल है, ये अलग सी बात है। और दूसरा, आपको याद है जब पिछला हमने एपिसोड जो किया था उसमें हमने ये बात की थी, हमने कहा था मंगल नसीम जी की उनकी आवाज़ गायक बहुत हैं, जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में तो हम नहीं कह सकते थे, लेकिन हमने ये बात की थी कि उनकी कॉम्पोजिशन के लोग उनको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे कंपोजर थे, लेकिन हमने यही बात की थी कि उनकी आवाज़ की जो कशिश है वो कहीं ढूंढे से नहीं मिलती, उसका कोई सा नहीं, बस उसका कोई सा नहीं। आप अपनी बात पूरी करें। तो मुझे ये मौका मिला, मैं उनकी जो शायरी घर पे आती थी मैं पढ़ा करता था, मुझे बड़ा शौक था, शुरू से शौक। तो मुझे कुछ जो पसंद आया मैं कहता भाई साहब, मैं वीर जी बोलता था, वीर जी ये मुझे अच्छा लगा। तो उसमें से वो देखा करते थे, कुछ सिलेक्ट कर ली, कुछ छोड़ दी, और बाकी जो कहते बाकी ये इतना ढेर है जो, मैंने कहा जी मुझे तो कुछ लगा नहीं इसमें, आप देख लो। अच्छा ठीक है, छोड़ दी उसको। ऐसे उनका फिर वो गज़ल का मजमून क्या है, टॉपिक क्या है, उसके हिसाब से कंपोज करते थे कि उस पर कितनी सीरियसनेस है, उसमें कितना चुलबुलापन है,
टॉपिक क्या है, उस हिसाब से राग का चयन होता था। वाह, कोई गज़ल आपको याद आ रही है जो आपने सिलेक्ट की हो, जगदीश जी ने गाई हो? नहीं ऐसे तो हाँ, ऐसे मतलब तो कोई एक मेरे जो दिमाग बाद में में नहीं जब आती बात। आपने जब पढ़ी होगी तो वो अलग तरह से सामने होगी, जब वो तैयार हो गई होगी तो अलग तरह से हाँ, होगी, तो जैसे- एकदम से आप जैसे फाकिर साहब आते थे घर पे, सुदर्शन मेरे फाकिर, उनसे, हाँ, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उनसे। सुदर्शन फाकिर साहब का आपने जिक्र किया तो एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता। वो रूह अफ़ज़ा के बहुत शौकीन थे। उनको हर 10 मिनट बाद रूह अफ़ज़ा चाहिए थी। बेटा एक गिलास बना ले, बेटा एक गिलास बना ले। और दिन में 40-40, 42-42 वो गिलास पी जाते Seriously? थे। हाँ, ये सीरियसली। मंगल नसीम जी, शायरों के ताल्लुक़ से अगर बात की जाए तो हमें ये मानना होगा, स्वीकारना होगा कि बहुत से जो राइटर्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं, उनका कलाम कितना भी खूबसूरत हो, गहरा हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किताब से गायकी के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचना, यानी संगीत जब उसमें जुड़ जाता है, और आपने खुद जैसा कि उनकी तारीफ में कहा जगदीश जी की, उनकी जैसी आवाज़ जब मिल जाती है तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और वो अमर हो जाती है। जी, बिल्कुल। इसीलिए बहुत सी गज़लें और बहुत से ऐसे शायर जिनका नाम एलानिया तौर पे बजाते खुद उनका ये कहना है कि हम कभी खुद अपने बारे में नहीं सोच सकते थे कि हमारा इतना नाम होगा, वो सिर्फ इनकी बदौलत हुआ। और कमाल की बात ये भी है मंगल नसीम जी कि उसमें 2-4 गज़लें ही उनकी आ पाई होंगी, बहुत से ऐसे भी हैं, निदा फाजली, जावेद अख्तर, एक गज़ल, एक गज़ल आई है। बहुत से शायर ऐसे हैं, मेरे दोस्त हैं वो। हाँ। वो शोरा आज भी हैं, मेरे दोस्त हैं उनमें से। जी। तो एक मुश्किल से 2 गज़ल उन्होंने किसी बस ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो वैरायटी और उनका कलेक्शन, वो जो सिलेक्शन था वो बहुत कमाल का था जगदीश जी का। बहुत ही ऐसा लगता था। फिर उनकी जो वो होती थी ना, वो क्या गज़ल में जो कंपोजिशन होती थी वो भी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि गज़ल निहायत नर्म और नाजुक लहजे में बात करने का नाम गज़ल है। ठीक है, तो निहायत, मैं फिर कहता हूँ, निहायत नर्म और नाजुक होना चाहिए, और सिंगर को भी बहुत वो होना चाहिए लतीफ़। लेकिन ये कंट्रास्ट जगजीत सिंह जी के यहाँ था कि उनकी आवाज़ का, मैं फिर कहता हूँ, वो एक अजीब खुरदरापन उनकी आवाज़ में जो आता था वो उनके टाइम के किसी भी सिंगर में नहीं था। बिल्कुल। और करतार जी, हम देखें अगर मंगल नसीम जी, जब 60s में, लेट 60s में जो सिलसिला शुरू हुआ, ढूंढे से भी, और ये बड़े गर्व और फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि ढूंढे से भी कोई एक गज़ल, कोई एक कलाम, कोई एक कॉम्पोजिशन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहीं से हल्का हो या सस्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने ज़बरदस्ती शराब को हर जगह घुसाया, हुस्न की बात की, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ तो छोड़िए, उन्होंने कभी पास भी नहीं आंदी, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि अपने पे उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि लोगों को खुश करने के लिए मुझे कुछ करना है, ये उन्होंने कभी नहीं किया। उनके लिए इबादत ही रहा हमेशा ही गज़ल गायकी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका कहना था कि जो भी आप काम करते हो, सबसे पहले आप अपने आप को खुश करो। जी। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो सामने वाला कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो सबसे ज़रूरी है। जब आप खुद ही अपनी उससे नहीं है तो दूसरा क्यों होगा, कैसे होगा। तो मंगल नसीम जी, ये तो बात हुई बतौर गायक उनका जो है। एक जो शायर है उसके साथ भी ये दिक्कत पेश आती है, दुश्वारी रहती है कि वो खुद इस बात से खुश है कि नहीं जो उसने लिखा है वाकई कुछ चीज़ बनी है। देखिए, अगर वो शायर है तो वो खुश नहीं रहेगा अपने आप से। जब आदमी अपने आप से मुतमईन हो जाता है कि मैंने जो कहना था कह लिया, वहीं वो ख़त्म हो जाता है। मैं अपने साथ बताता हूँ, मैं जब गज़ल कहता हूँ, मैं 6 महीने 8 महीने में 4-5 शेर कहता हूँ। सबसे कम कहने वाला आदमी मुझे माना जाता है शायरी की दुनिया में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस बार मैं ये भी कहूँगा अपनी गज़ल में, ये भी कहूँगा, ये भी लाऊंगा बात, ये भी लाऊंगा बात। और जब गज़ल होती है, हो जाती है, तो मैं कहता हूँ वो सब कहाँ है जो मैंने शुरू किया था, वो तो है ही नहीं। इसके लिए मैं कहता हूँ मंगल नसीम तुम्हें एक और गज़ल कहनी पड़ेगी, वो सब रह गया। और आज तक मैं उस एक और गज़ल
क्या उसी बात को है, क्या अदा बात करने के लिए कहता आ रहा हूँ, मुझे नहीं चलता रहना चाहिए। वाह, चलते रहना क्या चाहिए। बात वो तो हर कलाकार, शायर को असंतुष्ट होना चाहिए अपने आप से, उसको लेकिन मेरा- कभी मैं तसल्ली नहीं। आपसे- शायर को नहीं, हर कलाकार, हर कलाकार हर को, कलाकार सही को, बात है, बिल्कुल जी। बिल्कुल। जो कला के शायरी भी कला है, ये सब कलाकार की असंतुष्टि उससे काम कराती है। जहाँ उसने ये सोच लिया कि हाँ यार ये हाँ। बड़ा सब, अब देखिए ना, जगजीत सिंह जी ने एक गजल अच्छी गा दी और वो चारों तरफ मशहूर हो गई, तो जगजीत सिंह बैठ जाते हैं। नहीं उनका एक काम, उनकी एक बात बड़ी बहुत अच्छी बात किया करते थे। जी जब मतलब अपनी वैसे तो सुनते नहीं थे कुछ भी अपना रिकॉर्ड किया हो पुराना, हाँ जी, जैसे यहाँ आए तो मैंने लगा रखी है, यार बंद करे सर, क्या हो गया जी, मैं इससे अच्छी गा सकता था, आए हाय क्या ये है, ये आर्टिस्ट। वो सुनने नहीं देता मुझे। जी। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि हम आए बॉम्बे से, तो उनका अक्सर क्या होता था, मैं एयरपोर्ट पे लेने गया तो जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होती थी उन दिनों में, वो एक या सीडी में या कैसेट में ऐसे पेन ड्राइव, लेके आते थे। अभी रिलीज नहीं हुई होती। हाँ 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 जी। वो एल्बम अभी 5-6 महीने बाद या 1 साल बाद रिलीज होनी है। तो मुझे 3-4 ऐसे वाकया याद हैं। लेके आए, हम गाड़ी में जा रहे थे, मुझे कहते सीडी है गाड़ी में, तेरी सीडी प्लेयर है? मैं कहा हाँ जी है, लगाए। मैंने कहा ये तो मैंने सुनी नहीं, ये मैं कर रहा हूँ अभी, कैसी है? मज़ा आ गया सुन के। अब उसमें जो मुझे अपील करती थी, मुझे तबला कौन बजा रहा है इसमें? तबले का ठेका बड़ा ज़बरदस्त है। कहते बजाने वाले तो बहुत हैं, बताने वाले कम हैं, है ना। जैसे मुझे ठेका अच्छा लगा तो मैंने कहा जी कमाल, मज़ा आ गया। अच्छा अगली सुन। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में उन्होंने बदल के रिलीज़ करी, हाँ हाँ, उसमें चेंज कर। संतुष्टि न होना वो आपको अच्छे के लिए तरफ ले जाता है, लगातार अच्छे की तरफ ले जाता है। अच्छा, पोएट्री क्या है? जी। इसकी एक डेफिनेशन जो बड़ी मकबूल है वो मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पे। आप सब लोग अहले सुखन है, आपको क्या बताऊँ, लेकिन हाफ रिवील एंड हाफ कंसील इज पोएट्री। आहा क्या बात है। जो झांके, आपको पूरी तरह न दिखे। जी। जैसे कि कोई औरत है, उसका घूंघट आधा है, तो वो क्यूरियोसिटी जगाता है कि पूरी ब्यूटी क्या होगी। तो यही अच्छी पोएट्री है, जो आधी दिखे और आधी न दिखे। तो जो नहीं दिख रही, उसके लिए आदमी के अंदर जो है एक तड़प उठती है, एक वो उठती है कि भाई क्या है बाकी जो मैंने नहीं देखा। तो यही आर्ट है। हमें भी असंतुष्टि है, इतनी देर से आपने हमें कुछ इनायत तो आदमी को नहीं नहीं की। हाँ करतार जी, आपको सुना जाए मंगल सिंह जी से, प्लीज इनायत हो जाए। कुछ करतार जी से सुनिए। उनसे भी सुनेंगे, अगला नंबर उन्हीं का है आपके बाद। देखो जी, मैं तो बेताला बेसुरा आदमी हूँ। हम भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। प्लीज। मैं मुख्तलिफ कलर्स की 2-3 गज़लें में से कुछ आपको सुनाता हूँ, जो अलग अलग मिजाज की, अलग अलग मूड की गज़लें हैं। मतलब अर्ज़ किया है कि नहीं हमें कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। और शेर मुलाजा हो कि मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। एक और शेर समाज हो कि मुझे तुम गैर भी क्यों कह रहे हो, मुझे तुम गैर भी क्यों कह रहे हो, भला क्या ये भी अपनापन नहीं है। क्या बात है, वाह। देखिए, गैर आप उसको कहेंगे जो कभी अपना रहा हो, ये शर्त है। क्या कहें, वरना आप अजनबी कहेंगे, अननोन कहेंगे, अपरिचित कहेंगे। गैर लफ्ज़ जब आप डालेंगे तो इसका मतलब है कि कभी वो बहुत अपना रहा है। वाह। मुझे तुम गैर भी क्यों कह रहे हो, भला क्या ये भी अपनापन नहीं है। और किसी के मन को भी दिखला सके जो, कहीं ऐसा कोई दर्पण नहीं है। वाह, दर्पण, क्या बात है। तन को तो सब दर्पण दिखलाते हैं, किसी के मन को भी दिखला सके जो, कहीं ऐसा कोई दर्पण नहीं है। और गज़ल का आखिरी शेर है कि मैं अपने दोस्तों के सदके लेकिन, मैं अपने दोस्तों के सदके लेकिन, मेरा कातिल कोई दुश्मन नहीं है। क्या कहने मंगल नसीम जी, क्या शुक्रिया कहने। नवाज जी। वाह वाह। मैं अपने दोस्तों के सदके लेकिन, मेरा कातिल कोई दुश्मन नहीं है, नहीं हमें कोई अनबन नहीं है,
बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। वाह बहुत एक दूसरे रंग में देखिएगा, अता हो जी। वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल, तू कुछ दीवाना है क्या? क्या क्या मान के बैठ जाता है। क्या कहने हैं। वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? वाह ऐ मेरे दिल, तू कुछ दीवाना है क्या? और आते ही जाने की रट लग जाती है। हमें जाना है, हमें जाना। अरे भाई आ तो लो ढंग से, अभी आके तो। आते ही जाने की रट लग जा, ये भी कोई आने में आना है क्या? वाह 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 वाह, क्या सिंपलिसिटी है सर। जी। वाह 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 आते ही जाने की रट लग जाए, वाह वाह, ये भी कोई आने में आना है क्या? क्या कहने। शेर सुनिएगा कि दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन तब से शेर सुनो बेटा। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझूं, समझाना है क्या? है क्या? क्या कहने। वाह वाह वाह। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, वाह 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 पहले मैं तो समझूं, समझाना है क्या? वाह, ये गालिब के यहाँ एक शेर है। जी। हजरत नासे जो आए दीद उदुल फर्श राह, सुना है नासे मुझे समझाने आ रहे हैं। भाई मैं अपनी आंखें, अपना दिल उनके रास्ते में बिछाता हूँ, अल्लाह के बंदे हैं। पर कोई इतना तो समझाओ कि समझाएंगे क्या? बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। ओहो। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। वाह, जब आदमी बिना वजह हंसे, उसका भी मतलब है। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम, गम बस आंख से आंसू ही आना है क्या? क्या बात। इतनी तो ऐसा नहीं है। क्या बात है। वाह, क्या बात है। हंस के भी आदमी गम से बाहर आता है। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है, गम बस आंख से आंसू ही आना है क्या? क्या सच्चाई है। वाह, और आखिरी शेर गजल का सुनिएगा कि जिसको देखो हिलता डुलता आता है, जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या? देखिए इसमें गिरता पड़ता भी बहर हो रहा था। जी। मैंने नहीं लगाया। गिरने पड़ने में वो मज़ा नहीं जो शराबी ना वो पीता फिर यूँ आती है, फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। जिसको देखो हिलता डुलता आता है, इस रास्ते में कोई मैखाना है क्या? एक गज़ल इसे बड़ी पसंद है, वो भी सुना दो जी जरूर। क्योंकि ये लेके जाएगा ना घर तक ठीक से। सुनिए। भाई सुन ले। ये मेरे से लड़ता है, आपने वो गज़ल क्यों नहीं सुनाई प्रोग्राम के बाद अक्सर? जी जी। दोस्तों मंगल नसीम जी जिनकी बात कर रहे हैं कि उनके साथ घर जाना है और उनकी पसंद का शेर, और करतार जी ने भी मुखातिब हुए उनसे, वो उनके पुत्र हैं, उनके सपुत्र व्योम, जो व्योम नसीम हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो व्योम जी हम उम्मीद करते हैं, पहले तो शुक्रिया आप लेकर आए हैं मंगल नसीम जी को यहाँ पर, लेकर भी जाएंगे इसीलिए बड़ा ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो करतार जी के घर पे हम यहाँ पर इस समय हैं। दोस्तों ये मैं अर्ज़ करूँ इससे पहले कि हम मंगल नसीम जी से आगे गुजारिश करें, ये वाकई हम लोगों की खुशनसीबी है कि जगजीत जी पे जब हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एक श्रृंखला कर रहे हैं अपने अपने जगजीत, तो उनके छोटे भाई करतार सिंह जी और ये पूरा घर जहाँ पर जगजीत जी कई सालों तक आने का सिलसिला रहा, जब से मकान उन्होंने ख़रीदा जो अब घर है, और यहाँ पर उनका आना, सिटी फूड में जब प्रोग्राम्स हैं तब उनका यहाँ पर ठहरना और रियाज़ यहाँ पर किया करते रहे, 2-3 दिन तक यहाँ पे खाना पीना सब बातचीत जैसे परिवार में हर घर में होता है, वो सिलसिले यहाँ चले। और सच मानिएगा मेरी कल्पना में कभी नहीं था कि मंगल नसीम जी को हम यहाँ पर इस घर में बुला पाएंगे, ये उनकी मैं बड़प्पन कहूँगी और हम सब बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशकिस्मती है आप लोगों के, मैं रूबरू आया, आप यहाँ पर आए हैं। मुझे दर्शन तो व्योम जी गुजारिश है आप सही सलामत ठीक से उनको बहुत प्यार से लेके जाएं जी। तो अब व्योम की पसंद का सुनाता हूँ कि अब आप ये जान लें इस गज़ल के 2-3 शेर सुन के कि ये कैसा मिजाज का शख्स है। अर्ज़ करता हूँ, मतलब देखो तपस्या, जी। हंस के मिलते हैं भले दिल में चुभन रखते हैं। आज की हकीकत है ये। हंस के मिलते हैं भले दिल में चुभन रखते हैं, हमसे कुछ लोग मोहब्बत का चलन रखते हैं। मोहब्बत नहीं, क्या बात, चलन। हमसे कुछ लोग
मोहब्बत का चलन रखते हैं, हंस के मिलते हैं भले दिल में चुभन रखते हैं। हमसे कुछ लोग मोहब्बत का चलन रखते हैं। शेर सुनिएगा कि ठीक हो जाओगे कहते हुए मुंह फेर लिया। वाह 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 वाह। ठीक हो जाओगे कहते हुए मुंह फेर लिया, हाय क्या खूब वो बीमार का मन रखते हैं। ओहो, अरे मैं ठीक हो जाऊंगा तो आप मुंह फेर क्यों रहे हैं मेरे से? और मुंह फेर रहे हैं तो इसका मतलब है मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ। आदमी अपने आंसू छिपाने को, अपना बहुत कुछ छिपाने को मुंह फेर लेता है, लेकिन मरीज से यही कहता है मेरी अभी डॉक्टर साहब बात हुई है, बस 3 दिन बाद छुट्टी कर देंगे। ये सीन तो अक्सर देखने को मिलता है, बिल्कुल जब कोई खबर लेने आता है। बिल्कुल सही। ठीक हो जाओगे कहते हुए मुंह फेर लिया, हाय क्या खूब वो बीमार का मन रखते हैं। वाह, और शेर मुलाजा हो कि पैर थकने का तो मुमकिन है मुदावा, लेकिन मुदावा, वाह इलाज, वाह वाह जी, पैर थकने का तो मुमकिन है मुदावा, लेकिन लोग पैरों में नहीं मन में थकन रखते हैं। ओहो, वाह वाह, यहाँ की थकन का क्या है? कोई इलाज नहीं। वाह वाह वाह। पैर थकने का तो मुमकिन है मुदावा, लेकिन लोग पैरों में नहीं मन में थकन रखते हैं। वाह। और शेर मुलाजा हो के बादे दौरे पस्ती है सबा, वरना तुझे बतलाते हैं। हमारा गिरावट का वक्त है, दौरे पस्ती है सबा, वरना तुझे बतलाते, अपनी परवाज में हम कितने गगन रखते हैं। क्या कहने मंगल नसीब। वक्त खराब है, वक्त खराब है, कोई कुछ भी कह दे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना जी। फिर अदा हो। वाह। दौरे पस्ती है सबा, वरना तुझे बतलाते हैं, अपनी परवाज में हम कितने गगन रखते हैं। फिर से बढ़िया सुनेगा। सच में दौरे बस्ती है सवा। सबा वरना तुझे बतलाते, वाह। ए हवा हमारा नीचा वक्त है, हाँ वरना हम तुझे बताते कि हमारी उड़ानों में कितने आसमान हैं। जी। वाह। दौरे पस्ती है सबा, वरना तुझे बतलाते, अपनी परवाज में हम कितने गगन रखते हैं। कितने गगन रखते हैं। वाह, और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता अर्ज करता हूँ, इनायत। हम तो हालात के पथराव को सह लेंगे नसीम। आहा, पत्थर बरस रहे हैं ना, हम तो हालात के पथराव को सह लेंगे नसीम, बात उनकी है जो शीशे का बदन रखती है। आहा, मेरा ख्याल है काफी क्या हो बात गया है। सब। काफी तो नहीं हुआ, लेकिन आपको और जहमत हम नहीं दे सकते, फिर आप मैं एक लौटेंगे। बात जरूर कहना चाहूँगा सर, जो आप ये इमेजेस और सिमिलर्स हाँ। यूज कर रहे हैं जी जी, अपनी शायरी में, बिल्कुल। ये मेरे लिए अब मेटाफर देखिए, मेटाफर देखिए ना। तो अच्छे शायर के यहाँ बहुत मानी, बहुत गहरे मानी। गालिब का एक शेर है, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी उसकी वजाहत ऐसी नहीं सुनी होगी। छोड़ा ना रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूं, मेरे दिल की जलन ने मुझे इस लायक नहीं छोड़ा कि मैं तेरे घर का नाम लूं, यानी एड्रेस किसी से पूछूं। तो मैं पूछता हूं कि जी मैं उनसे मिलने के लिए सीधा चला जाऊं, तो मेरे से जाए जिससे मैं पूछता हूं कहता भाई कहाँ जाना है, सीधा या टेढ़ा या ये। अच्छा तो मैं दाएं चला जाऊं? अजीब आदमी है। पता क्या है? बोले ठीक है मैं बाएं चला जाता हूं। अरे भाई तुझे जाना, ठीक है फिर मैं पीछे देखता हूं। मेरे दिल की जलन ये है कि मेरे को पता तो मालूम है, लेकिन मेरे अंदर ये जलन उठती है कि मैंने किसी से पूछ लिया पता, भाई मकान नंबर 1450 कहाँ है, अब वो भी तेरा दीवाना निकला तो ओहो, क्या बात है। उसके पास एड्रेस नहीं है। मैं बता दूं एड्रेस, अगला मेरे को कह देगा कि आप ऐसे दाएं चले जाओ और घर बाएं है और वहां जाके अगला बैठ जाए। मैं पागल हूं, मैं किसी से नाम ही नहीं लेता, एड्रेस ही नंबर ही नहीं पूछता। मैं कहता हूं बस ये बता दो जी मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, सीधा जाऊं, वापिस जाऊं, क्या कहाँ जाऊं, क्या करूं। आज तक कोई पहुंचा ही नहीं वहां, मैं भी नहीं पहुंचा। क्या बात। मुझे लोग ये कहते हैं कि भाई वो ये कहाँ है, जाना कहाँ है यार, एड्रेस बता, गली नंबर बता, कुछ मकान नंबर बता। मैं बताता ही नहीं, ले ले बेटा कौन पहुंचेगा।
वो कोई नहीं पहुंचे, हालांकि मैं भी नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे इसमें तसल्ली है कि भाई मैं नहीं पहुंचा, कोई किसी और ने तो जाके वहाँ कब्जा नहीं कर लिया। जी, क्या बात है। तो शायरी जो है ना वो इतनी नहीं है जो दिखती है। मैंने कहा हाफ रिवील एंड हाफ कंसील मीन्स पोइट्री। हम जगजीत जी की जब बात करते हैं मंगल नसीम जी, तो करतार जी आपने खुद जैसा भी जिक्र किया कि वो बहुत सारे शायर हैं, उनके कलाम वो लेकर आए और कुछ बहुत देखो जी, मैं तो मशहूर एक थे। मिनट तवज्जो, जी, जी। मैं तो जगजीत जी की बात आती है, मैं भी शायर हूँ। हर शायर चाहता है कि एक बड़ा सिंगर उसकी गज़ल गाए। मेरी गाई भी हैं लोगों ने, लेकिन मेरे ज़िंदगी की एक तमन्ना ये थी कि एक गज़ल मेरी जगजीत जी गा दें, लेकिन वो मुकद्दर में नहीं था, आज उनके घर में रहता हुआ हूँ। तो जगजीत सिंह जी के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने कितने मंगल नसीम जी शायरों को उन्होंने मौका दिया। बहुत तो बहुत मशहूर थे, वो अलग बात है, लेकिन बहुत से ऐसे अपकमिंग एमेच्योर शायर जिन्होंने बाकायदा बार बार उनसे गुजारिश की कि हमारे कलाम को भी आप अपनी आवाज़ दें। तो मैं मंगल नसीम जी सिर्फ ये अर्ज़ कर रही थी, करतार जी भी मैं जैसा कि कह रही थी मेरे साथ हैं इसमें, कि जगजीत जी ने बाद के वक्तों में ऐसा हो गया कि वो पहले गज़लें गाते थे, उसके EPs आए, LPs आए, फिर कैसेट्स आए, फिर परफॉर्मेंसेस उनके होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, वर्ल्ड वाइड होते थे। बट ऑफ लेट इधर के वर्षों में हमने देखा कि वो फिर एल्बम्स जब उनके आए तो उसका कोई जो उनका फेवरेट था या टाइटल ट्रैक था उसकी वो खुद उसमें उनका पिक्चराइजेशन होता था और वो एल्बम्स का एक पार्ट बन के प्रमोशनल एक वीडियो की तरह से वो आने लगा। अभी सामने आता मिलते उसे, बड़ा नाम उसका है, मशहूर है। आज आपने जिक्र किया कि जो बच्चे हैं वो शेरो शायरी जो करते हैं तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अब सब जगह सुनाते हैं तो उनको लाइक्स मिलते हैं, फिर वो फेमस हो जाते हैं, बट उसकी उम्र कितनी होती है? गालिब अगर आज इतने वर्षों बाद भी उतने ही मकबूल, उतने ही तरोताज़ा, उतने ही पसंदीदा हैं, तो वो गहराई, वो वज़न। देखिए, शब्द अज़र है, शब्द अमर है, अक्षर वो है जो क्षरित नहीं होता, जो क्षरता नहीं है। ज़ौक़ ने एक शेर कहा, इब्राहिम ज़ौक़, उन्होंने कहा कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़। आपका साहित्य, आपके अल्फाज आपको परलय तक ज़िंदा रखते हैं, क़यामत तलक ज़िंदा रखते हैं। 5000 साल पहले वेद व्यास ने एक किताब लिखी जिसका नाम है महाभारत। आज वेद व्यास की पीढ़ियों को पता नहीं कहाँ है, 5000 साल हो गए, लेकिन महाभारत का एक एक शब्द जिंदा है। 700 साल 800 साल पहले तुलसी पैदा हुए, उन्होंने एक किताब लिखी रामचरितमानस। आप 700 साल हो गए उस आदमी को गए, आप उसकी उस किताब को माथे से लगा के खोलते हैं और पढ़ के माथे से लगा के बंद करके रहल पे रखते हैं 800 साल बाद। तो उनकी क्या चीज़ उन्होंने अमर किया? उनके काम ने, उनके अल्फाज ने। शब्द नहीं मरता और ना ये आपको मरने देगा। तो ज़ौक़ ने कहा कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है ज़ौक़, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। आपकी औलाद कितना जिंदा रखेगी? आप जब इतने लोग बैठे, ईमानदारी से अपनी छठी पीढ़ी के बुजुर्ग का नाम बता दें। तो आप में ऐसा क्या है कि आपकी छठी पीढ़ी नहीं भूलेगी, वो तो चौथी पीढ़ी भूल जाएगी आपको। तो जिंदा कौन रखेगा आपको? आपके शब्द, आपका सुखन, जगजीत जी, आपका लिटरेचर। आज जगजीत सिंह जो हैं वो अगले भी बहुत दिन चलने वाले हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं उस दौरान जो चीज़ें आपके अंदर आ जाती मंगल नसीम जी, तो वो आ जाती, फिर वो पालती मार के आपके अंदर बैठ जाती हैं, फिर वो जाती नहीं कहीं पर। तो उनकी आवाज़ ने वो काम किया। मैं कई बार नाराज़ भी होती हूँ उनसे कि आपने बहुत रुलाया है, मेरी आंखों को भीगना आपने सिखाया है। बहरहाल ये हम में से बहुत से लोगों की सच्चाई रही होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करें। करतार जी से मिलना हुआ तो पहली बात जो मैंने इनसे कही कि मुझे आपके साथ एक शो करना है। मुझे नहीं मालूम था ये मैं कहाँ से आया भाई, मैं तो कहीं हुई ही नहीं, वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं कि आज इतने लोग हम साथ में बैठे हुए हैं। तो ये सब क्रेडिट जगजीत जी को जाता है। मैं मंगल नसीम जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत के वो मालिक हैं, इतने बड़े शायर हैं, मांगे से उनका वक्त नहीं मिलता है और हमारे एक बार कहने पे उन्होंने हमारी बात का मान रखा। मंगल नसीम जी सच मानिए, मैं दिल की गहराइयों से लफ्ज़ को लफ्ज़ ना समझिएगा, जो आप महसूस कर सकें उससे, मैं वाकई आपसे कह रही हूँ कि हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस प्रोग्राम में आए हैं और आपने इतनी अच्छी बातचीत हमसे की है। और एक गज़ल के 2-3 शेर वो बच्चे ने याद दिलाए। वो यूँ है कि जाते हुए वो बोलकर
एक ऐसा सच गया, वाह वाह वाह। सिंह साहब से सुनिएगा, जाते हुए वो बोलकर एक ऐसा सच गया जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया। ये ख़ास तौर से शेर देखिएगा, मैं दुनिया भर में गया, वहाँ ज़रूर ये शेर सुनने की बात होती है। जो सच हर एक शख्स का चेहरा खुरच गया, शेर सुनिएगा कि मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, मुझको था ये ख्याल कि उसने बचा लिया, उसको था ये मलाल कि ये कैसे बच गया। क्या कहने हैं मंगल नसीम जी, क्या कहने हैं, वाह। वो ये सोच रहे हैं इंतजाम तो सारे किए थे, वाह वाह, ये बचा कैसे। क्या बात। और एक शेर है कि जिसको सही जवाब भी लगता न था सही, जब वक्त पलटता है, जिसको सही जवाब भी लगता न था सही, उसको गलत जवाब भी अब कैसे बच गया, उसको गलत जवाब भी अब कैसे बच गया। और एक बड़े अजीब नौयत का शेर बांधता हूँ, उसको उदास देखकर पहले खुशी हुई, उसको उदास देखकर पहले खुशी हुई, पर फिर दिलो दिमाग में कोहराम मच गया। कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया। क्या बात, क्या बात। कोई तवील उम्र भी, तवील माने लंबी उम्र, 90 साल 100 साल, कोई तवील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, कोई जरा सी उम्र में इतिहास रच गया। क्या जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। आसान जबान में शेर कहिए, आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ठीक है, मैं किसी को कल बता रहा था कि वो मीर का शेर, यूं पुकारे हैं मुझे कूचे जाना वाले, इधर आवे अबे ओ चाक गिरे बाँ वाले। ये शेर है, ये शायरी है, इसको पकड़िए। अब वो नसीमे गुले सुबह बागे बहारा, और सामने वाले सिर पकड़ के बैठे, यार ये क्या कह रहा है। मंगल नसीम जी, वाकई मैं फिर से दोहराऊं कि शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास तो लफ्ज़ है नहीं, तो आप मेरी तरफ से, करतार जी की तरफ से और हमारे पूरे जितने ऑडियंस इस समय आपको देख रहे हैं, उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप आए, इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई। इतने अच्छे लोगों का साथ बड़ी किस्मत से मिलता है, वरना तो चलता है बस, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोगों से निपटना होता है, और एक शायर दुनिया से निपटे तो बड़ा मुश्किल काम होता है। एक शायर जब दुनिया से निपटता है ना, तो वो बड़ा, ना दुनिया को समझ आता है ये क्या कर रहा है, ना उसे समझ आता कि दुनिया क्या कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, याद किया, इतना मान सम्मान दिया। मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है दोस्तों, ये मुझे स्वीकारना होगा कि आप तक पहुंचने में जब बात होती है जगजीत जी की, तो हमें भी वक्त लगा, लेकिन अब ये आपको हम यकीन दिलाते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा अगर आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। जिसकी बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी क्या बात, क्या बात है, वक्त तो लगता है, न परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिख दे, वक्त तो लगता है। उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना, उठ के महफिल से मत चले जाना, तुमसे रोशन ये कोना कोना है, तुमसे रोशन ये कोना कोना है, तुमसे रोशन ये कोना कोना है।
जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। ला 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 ला, मुस्कुराते रहो। ला 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 ला।